हेलो, नमस्कार। मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा एक टॉपिक है मुगल वंश। भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुगल वंश का ये भाग फर्स्ट है। तो भाग फर्स्ट में मैं मुगल वंश के प्रारंभिक शासक बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक लगभग सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो इन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है तो उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो इसको आप लास्ट तक देखें और इसका फायदा उठाएं। तो चलिए हम चलते हैं कि मुगल वंश। तो मुगल वंश भारत में एक प्रमुख मुस्लिम वंश था और जिसने एक लंबे समय तक 1556 से लेकर के 1857 तक भारत में जो है वो शासन किया। तो चलिए हम मुगल वंश के बारे में जानते हैं। तो मुगल वंश का प्रथम शासक जो आपका बाबर था, ये एक सुन्नी मुसलमान था और इसे मुगल वंश का जो है वो संस्थापक कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो बाबर है। और बाबर ने जो है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 में हुआ था, इसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। और बाबर ने भारत में पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किया और एक युद्ध पद्धति की भारत में शुरुआत की। वो थी आपकी तुगलना युद्ध पद्धति थी, जिसमें सेनाओं को टुकड़ों में बांटा जाता था। दाएं बाएं की सेनाएं जो है वो आगे की ओर रहती थी और बीच की सेना जो है वो टुकड़ी पीछे की ओर रहती थी। जब युद्ध बीच की टुकड़ी से युद्ध होता था तो दाएं बाएं की सेना जो है वो बगल से हमला करती थी। इसी युद्ध पद्धति के माध्यम से बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है वो जीत हासिल की। अब हम आगे चलते हैं। तो बाबर ने भारत में जो है वो पद पातशाही की शुरुआत की। पद पातशाही का मतलब ये है कि अब जो भी शासक होंगे उनको जो है वो बादशाह कहा जाएगा। तो इसके पहले किसी भी शासकों को बादशाह नहीं कहा जाता था। पद पातशाही की शुरुआत के बाद भारत में मुगल जो शासक हुए उनको जो है वो बादशाह कहा जाने लगा। और बाबर ने एक उपाधि धारण की थी। ये एग्जाम पूछता है कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी, तो कलंदर की उपाधि जो है वो बाबर ने धारण की थी। चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा युद्ध बाबर का महत्वपूर्ण युद्ध था आपका खानवा का युद्ध, जो पानीपत के प्रथम युद्ध के जस्ट अगले साल 1527 में लड़ा गया। और इसमें बाबर ने जो है वो राणा सांगा को पराजित किया और खानवा की वो गाजी की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने जो है वो किस युद्ध की विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की, तो वो है आपका खानवा का युद्ध। और बाबर ने किस युद्ध में जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया, तो खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जो है वो जिहाद का नारा दिया था। चलिए अगला युद्ध देखते हैं हम। तो एक महत्वपूर्ण युद्ध था चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में लड़ा गया और चंदेरी के शासक मेदिनी राय को इसमें जो है वो पराजय का सामना करना पड़ा। अगला युद्ध देखते हैं हम घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में हुआ, जिसमें अफगानों की हार हुई। फिर एक क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा स्वयं लिखी। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बाबरनामा पुस्तक किसने लिखी या बाबर की आत्मकथा किसने लिखी, तो बाबर ने स्वयं लिखी। और किस भाषा में लिखी गई, ये क्वेश्चन कई जगहों में पूछा गया है। तो तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखी गई, तुर्की भाषा में। बाद में इसका जो है वो कई लोगों ने फारसी में अनुवाद किया, तो उसको आप देख लीजिएगा। और अगला चलते हैं। तो बाबर की मृत्यु हुई
तो उसको सर्वप्रथम जो है आराम बाग जो आपके आगरा के निकट है वहां पे दफनाया गया। लेकिन बाद में ये पता चला कि बाबर की इच्छा कुछ और थी, तो उसे निकाल करके और फिर जो है वो काबुल में दफनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि किस मुगल शासक का मकबरा जो है वो भारत में नहीं है, तो वो आपका आंसर बाबर है। अब बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा और बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को यह निर्देश दे रखा था कि वह अपने साम्राज्य का बंटवारा जो है वो अपने भाइयों के बीच में कर ले। तो हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का बंटवारा जो अपने भाइयों के बीच में किया, जिसके संबंध में इतिहासकार लिखते हैं कि ये हुमायूं की एक सबसे बड़ी भूल थी। आगे चलते हैं हम। तो हुमायूं ने एक नगर की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो है आपका दीन पनाह नगर। कौन सा नगर है? दीन पनाह नगर। और कुछ युद्ध भी लड़े महत्वपूर्ण, जैसे कि चौसा का युद्ध जो 1539 में लड़ा गया, इसमें शेर शाह सूरी ने जो है वो हुमायूं को पराजित किया। तो इसमें हुमायूं पराजित हो गया शेर शाह सूरी के द्वारा। चौसा का युद्ध 1539, इसका सन याद रखिएगा, आता है ये। दूसरा युद्ध जो है आपका वो है कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, दोनों युद्ध जो है वो एक ही युद्ध है। ये आपका 1540 में आपका लड़ा गया ये, और इस युद्ध में भी जो है वो शेर शाह सूरी ने जो है वो हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं को जो है वो दिल्ली छोड़नी पड़ी। और इस प्रकार लगभग 15 वर्षों तक जो है हुमायूं जो है वो निर्वासित जीवन जीता रहा। और एक क्वेश्चन आपका यह भी पूछता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो 2 बार शासक बना, तो वो आपका हुमायूं था, क्योंकि 15 वर्ष आपका 1540 से लेकर के 1555 तक जो है हुमायूं जो है वो शासक नहीं रहा। 1555 से फिर वह शासक बना, तो ये इसने 2 अपने कार्यकाल पूरे किए। और आगे आप चलते हैं, तो इसकी एक आत्मकथा है हुमायूं नामा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हुमायूं नामा जो है वो बाबर हुमायूं ने स्वयं नहीं लिखी थी, बल्कि हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम। तो उसको याद रखिएगा, हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम। जबकि बाबर नामा स्वयं बाबर ने लिखी थी, लेकिन हुमायूं नामा जो है वो आपके हुमायूं की बहन जो है वो गुलबदन ने लिखी थी। और अगला हम चलते हैं कि एक इतिहासकार हैं आपके लैनपुल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इतिहासकार लैनपुल ने जो है वो हुमायूं के बारे में एक कथन किया है। ये कथन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और आखिर लड़खड़ाते हुए ही जो है उसकी मौत हुई। तो वो आपका हुमायूं के बारे में था कथन उनका ये, क्योंकि 15 वर्ष तक हुमायूं जो है वो बहुत बुरी स्थिति में निर्वासित रूप से यहाँ से वहाँ भागता रहा, और अंत में जो है वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई। और हुमायूं के बारे में एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आ चुका है ये, कि हुमायूं जो है वो ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। यहाँ तक कहा जाता है कि दिन के अनुसार जो है वो कपड़े भी पहना करता था। तो चलिए, हुमायूं के बाद उसका पुत्र जो है वो अकबर शासक बना। तो अकबर के बारे में हम जानते हैं, अकबर संभवतः मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, और इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ ये पूछता है आपका। तो जब हुमायूं निर्वासित जीवन जी रहा था, तो उसी दौरान आपके अमरकोट जो आपके राजस्थान में है, वहाँ पे राणा वीर साल के महल में रुका हुआ था। तो वहाँ पे आपका अकबर का जन्म हुआ। और एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि अकबर जब गद्दी पर बैठा तो वो उसकी आयु क्या थी। ये कई जगह पूछा गया है कि जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु जो है वो 13 वर्ष 4 माह थी। तो मोटे रूप से जो है वो 13 वर्ष आपको याद रखना है। तो अकबर गद्दी पर बैठते समय उसकी आयु जो है वो 13 वर्ष थी। आगे हम चलते हैं, अकबर का संरक्षक कौन था
ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो अकबर का संरक्षक जो है वो हुमायूं था। कौन, वो सॉरी, बैरम खां था। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो अकबर और प्रसिद्ध हिंदू शासक हेमू के बीच में लड़ा गया था, इसमें हेमू की जो है वो हार हुई थी। ये युद्ध लड़ा गया था आपका 1556 में। ये हम युद्ध के बारे में आपको एक अलग ही टॉपिक में बता चुके हैं। इसमें हमने भारत के सभी युद्धों के बारे में, जो मुख्य मुख्य युद्ध हैं उनके बारे में काफी डिटेल से जानकारी दी है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला हम चलते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछता है किसके दरबार में जो है वो 9 रत्न हुआ करते थे? तो अकबर के दरबार में जो है वो 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें आपके तानसेन काफी प्रसिद्ध थे। और मेरा एक वीडियो भी मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में काफी डिटेल से बताऊंगा। तो उसको आप जो है वो देख सकते हैं। और चलिए हम आगे चलते हैं। तो अकबर जो है वो स्वयं एक वाद्य यंत्र बजाया करता था। एग्जाम पूछा गया कि अकबर जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करता था? तो वो है आपका नक्कारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? नक्कारा। और अकबर द्वारा ही जो है वो एक युद्ध लड़ा गया, वो था आपका हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें 1576 में जो है वो अकबर की सेना, मुगल सेना ने जो है वो महाराणा प्रताप को पराजित किया था। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो अकबर ने जो है वो दीन ए इलाही धर्म की जो है वो स्थापना की। और जजिया कर, अकबर एक ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं पर लगने वाला, या कहें कि गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक जजिया कर हुआ करता था, उसको जो है वो समाप्त किया। और अकबर के शासन काल में ही जो है वो 1556 से 1560 के शासन काल को जो है वो पेटीकोट का शासन काल कहा जाता है। वो इतिहासकारों ने ये नाम दिया है क्योंकि अकबर इन वर्षों के दौरान जो है वो अपने हरम से बाहर निकलता ही नहीं था। तो इतिहासकारों ने 1556 से 1560 तक के शासन को जो है वो पेटीकोट का शासन कहा है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आया है कि किस शासक के शासनकाल के कुछ वर्षों को जो है वो पेटीकोट का शासन कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अकबर के शासनकाल को। और सिकंदरा, अकबर को जो है वो सिकंदरा आगरा में जो है वो दफनाया गया। और एक क्वेश्चन आपका जो यूपीएससी में आ चुका है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य का काफी विकास हुआ, इसलिए अकबर के शासनकाल को जो है वो हिंदी साहित्य का जो है वो स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है वो जहांगीर जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला मुगल बादशाह कौन हुआ आपका? अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर। और जहांगीर का जो वास्तविक नाम था तो वो था ना सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। और एक क्वेश्चन इस तरह पूछा गया कि अकबर जो है वो जहांगीर को किस नाम से पुकारा करता था? तो अकबर प्यार से जहांगीर को जो है वो शेखू बाबा कहा करता था, शेखू बाबा। और आपके जहांगीर की माँ का नाम जो है वो जोधाबाई है। नाम सुना होगा आपने, अकबर जोधाबाई, बहुत फेमस है, सीरियल भी बने हैं इस विषय पर टीवी में। तो अकबर जहांगीर की माँ का नाम था जोधाबाई। और उत्तराधिकार युद्ध में जो है विरोधियों का साथ देने के कारण से जो है वो अकबर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को जो है वो फांसी पर चढ़वा दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने जो है फांसी पर चढ़वा दिया? तो वो है आपके 5वें गुरु अर्जुन देव। और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि किस मुगल शासक को जो है वो न्याय के लिए जाना जाता है? तो आपका जहांगीर जो है न्याय के लिए जाना जाता है। और इस उद्देश्य से जहांगीर द्वारा जो है वो आगरा में यमुना नदी के किनारे जो है वो एक जंजीर लगवा रखी थी, और उसे इतिहासकार न्याय की जंजीर का नाम देते हैं। और कोई भी व्यक्ति जिसे कोई शिकायत होती थी
तो उस जंजीर को अगर वो बजाता था, उसमें घंटी लगी हुई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर जो है वो स्वयं आकर के उसकी समस्याओं को सुनता था और उनका निदान करता था। इस प्रकार से न्याय के लिए जो है वो जहांगीर को जाना जाता है। अब हम आगे चलते हैं। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीर जो है वो स्वयं लिखी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरी जो है वो स्वयं लिखी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपनी इस आत्मकथा को पूरा नहीं कर पाया। तो पूरा किसने किया, ये क्वेश्चन पूछता है। तो मोती बिंद खां ने जो है वो उसको पूरा किया। तो जहांगीर की आत्मकथा जहांगीरी को किसने पूरा किया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके। तो मोती बिंद खां ने पूरा किया। और जहांगीर के साथ जो है वो एक नाम जुड़ा हुआ है आपका, वो नाम कभी पूछा गया है, नूरजहां। तो नूरजहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि नूरजहां का संबंध किससे है। तो नूरजहां का संबंध जो है वो जहांगीर से है। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो नूरजहां का वास्तविक नाम था आपका महरूर निसा। क्या नाम था, महरूर निसा। और इसी के समय, जहांगीर के समय ही जो है वो दो अंग्रेज, जिन्हें यूरोपीय यात्री कहा गया है, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो इससे इसको भी याद रखिएगा आप लोग कि इससे क्वेश्चन आया है कि सर टॉमस रो या कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर दरबार में आए थे। और जहांगीर स्वयं चित्रकला प्रेमी था। यह इतिहासकार कहते हैं कि जहांगीर के बारे में कि जहांगीर इतना ज़्यादा चित्र का पारखी था कि वो स्वयं कहा करता था कि मेरे दरबार के जिस चित्रकार ने अगर किसी चित्र बनाया है तो मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी आंखें किसने बनाई हैं, हाथ किसने बनाया है, चेहरा किसने बनाया, चित्रकार ने बनाया है। तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा चित्रों का पारखी था ये। इसलिए जहांगीर के शासनकाल को जो है वो भारतीय इतिहास में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल को जो है वो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और ऐसा इतिहासकार कहते हैं, लिखते हैं कि अत्यधिक शराब सेवन के कारण से जो है वो जहांगीर की जो है वो मौत हुई। और इसे शहादरा जो आपके लाहौर में है, वहाँ पे इसका दफनाया गया। इस प्रकार से जहांगीर की भी जो है वो मकबरा जो है वो भारत के बाहर है। जिस तरह आपके बाबर का था उस तरह जहांगीर का था। तो इसको याद रखिएगा। अगला शासक आपका हुआ शाहजहां। तो जहांगीर के बाद उसका पुत्र खुर्रम गद्दी पर जो है वो शाहजहां के नाम से बैठा। और इसकी माँ का नाम, शाहजहां की माँ का नाम था आपका जगत गोसाई। इस प्रकार से जहांगीर ही नहीं बल्कि शाहजहां भी जो है वो हिंदू रानी के जो है वो पुत्र थे। और मुमताज और शाहजहां का नाम आपस में बहुत संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आया है। और उसी में आगे चलते हैं। तो मुमताज की याद में ही जो है वो शाहजहां ने जो है वो आगरे में लाल किले का निर्माण किया। और आगे चलते हैं। एक आप नाम ने सुना होगा मुगल वंश के दौरान मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस। तो इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था मयूर सिंहासन का। और इसके मुख्य निर्माणकर्ता कौन थे आपके, बादल खां। इसको याद रखिएगा, एग्जाम पूछा गया है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया और मुख्य कारीगर कौन था। तो मुख्य कारीगर आपका था बादल खां। और निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। और शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हुआ। जैसे दिल्ली का लाल किला है आपका, और बहुत सारी इमारतें हैं आपकी। तो इनको आप देख लीजिएगा, पूछता है, कुछ इमारतें हम बता रहे हैं। तो स्थापत्य कला का जो है वो काफी विकास हुआ। शाहजहां के समय स्थापत्य कला का काफी विकास हुआ। इसलिए शाहजहां के शासनकाल को जो है वो भारतीय इतिहास में स्थापत्य कला का जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, चित्रकला का स्वर्ण युग, हिंदी का स्वर्ण युग और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। और हम चलते हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला,
और जामा मस्जिद, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनका निर्माण जो है वो आपके शाहजहां ने करवाया था। तो इसको आप याद रखिएगा। और एक ऐसा क्वेश्चन भी आया है आपके कंपटीशन में कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके जीवित रहते हुए ही जो है उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। तो वो आपका शाहजहां था, क्योंकि शाहजहां के बारे में एक प्रकार से ये अफवाह फैल गई कि शाहजहां जो है वो गंभीर रूप से बीमार है और बचने की उसकी कोई संभावना नहीं है। फलस्वरूप शाहजहां के पुत्रों के बीच में ही जो है वो संघर्ष शुरू हो गया। तो ऐसा मुगल शासक जो है वो शाहजहां था जिसके जीवित रहते हुए ही जो है उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। और ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब जो शाहजहां का पुत्र था, उसने शाहजहां को जो है वो बंदी बना लिया और आगरा के किले में जो है वो उसको रखा। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शासक था, मुगल शासक था, जिसका अंतिम समय जो है वो पुत्र की कैद में बीता। तो वो आपका यही था शाहजहां। चलिए, शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब। तो शाहजहां के जिंदा रहते हुए ही जो है वो औरंगजेब ने गद्दी संभाली। ये मुगल वंश में जो है वो पहली बार ऐसा मिलता है। और चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है आपका कि ये धर्म की दृष्टि से काफी कट्टर था। ये अभी तक जो शासक हुए उसमें सबसे अधिक कट्टर जो है वो औरंगजेब था। और सुन्नी मुसलमान था, ये हम बता चुके हैं कि सभी मुगल जो है वो थे सुन्नी मुसलमान थे। और एक क्वेश्चन आपका ये जरूर पूछा गया एग्जाम में कि औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय जो है वो किसके पास बीता। तो वो है आपकी नूरजहां। तो औरंगजेब का बचपन का समय, अधिकांश समय जो है वो नूरजहां के साथ बीता। और इसकी कट्टरता के कारण से और एक धार्मिक कठोरता के कारण से जो है वो औरंगजेब को जो है वो जिंदा पीर भी कहा जाता है। एग्जाम पूछा कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। तो जिंदा पीर आपके औरंगजेब कहा जाता है। और जजिया कर, हमने बताया पहले कि अकबर ने जो क्या किया था कि जजिया कर को जो है वो समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को जो है वो पुनः लागू कर दिया। आगे चलते हैं हम। तो एक इसको उपाधि भी दी जाती है, लाख बख्श। तो लाखों का दान जो है वो यूं ही दे देता था, इसलिए इसको इतिहासकार जो है उपाधि देते हैं। वो उपाधि है आपकी लाख बख्श। तो लाख बख्श किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। और औरंगजेब ने जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा का निर्माण कराया, जो काफी सुंदर है। उसमें भी जो है वो सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे जो है वो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है। तो बीबी का मकबरा जो आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। और औरंगजेब संगीत से जो है वो काफी चिड़ थी, इसको संगीत से काफी इसको चिड़ थी। और इसने अपने दरबार में जो तमाम संगीतकार थे उनको हटा दिया था। लेकिन एक अलग ही बात मिलती है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करता था। तो तब देखते हैं हम कि संगीत से चिड़ थी इसको, लेकिन ये स्वयं जो है वो एक वाद्य यंत्र बजाया करता था। तो वाद्य यंत्र था आपका बीड़ा। कौन सा वाद्य यंत्र था? बीड़ा। और बीड़ा जो है वो भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में व्यापक में क्वेश्चन आया है ये कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो बीड़ा है। और कट्टर मुस्लिम था ये। तो लेकिन एक बात अलग मिलती है जो एग्जाम में आई भी है कि सबसे अधिक हिंदू अधिकारी जो है वो किसके दरबार में थे। सबसे अधिक हिंदू अधिकारी जो है वो आपके औरंगजेब के दरबार में थे। और औरंगजेब ने सिख धर्म के नौवें गुरु तेग बहादुर की जो है वो हत्या करवा दी थी। वो हत्या की मुख्य वजह ये थी कि तेग बहादुर को जो है वो इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप जो है वो औरंगजेब ने नौवें गुरु सिख धर्म के तेग बहादुर जी की जो है वो हत्या करवा दी।
इस प्रकार से बाबर से लेकर के औरंगजेब तक लगभग सभी फैक्टरों को मैंने कवर किया है। ये हमारा मुगल वंश का भाग ए है, और भाग 2 का वीडियो भी आपको शीघ्र ही मिल जाएगा, जिसमें हम औरंगजेब के बाद 9 मुगल शासक हुए। यद्यपि वो काफी प्रसिद्ध नहीं थे, राजनीतिक दृष्टि से उनका उतना ज्यादा महत्व नहीं है, तो हम 9 शासकों के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपकी चर्चा जो है वो मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के बारे में भी काफी अच्छी जानकारी देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह के जो भी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और उनसे तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी पसीना आ रहा है, क्योंकि वीडियो बनाते समय जो है वो पंखे वगैरह बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर की आवाज़ें आती हैं। तो गर्मी है, निसंदेह रूप से उमस टाइप की है, तो काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। और इस वीडियो में जो भी नई वैकेंसी आती हैं तो उसके बारे में मैं डिटेल पूरा कि वैकेंसी क्या है, उसकी क्या क्या अर्हताएँ हैं, कितने पद हैं, किस तरह से फार्म भरे जाएंगे, कब तक डेट है, इन सब की जानकारी मैं इस यूट्यूब चैनल में देता रहता हूँ। वैसे मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मास्टरमाइंड कोचिंग यहाँ पे रीवा में संचालित करता हूँ, तो मुझे उस दृष्टि से कम ना देखें, बल्कि एक निस्वार्थ की भावना से चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र छात्राएं हैं इसका लाभ ले सकें। तो मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हुए अगले वीडियो तक, शायद अगला वीडियो हमारा यही हो, मुगल वंश भाग 2। तो आप लोगों सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।